क्या क्या पढ़ा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में? पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। क्या हमने वेलोसिटी वेक्टर है और उसके डायरेक्शन के बारे में पढ़ा है? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमने यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। सही है। दिस वाज मेनली रिलेटेड टू एक्स डायरेक्शन की मोशन। ऐसा नहीं है कि ये वाई डायरेक्शन में अप्लीकेबल नहीं है, हमने एक्स डायरेक्शन में ऐसा कहा। जब वाई डायरेक्शन में हम कह रहे थे तब क्या हुआ? v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, ये कब हमने कहा? फ्री फॉल में। s की जगह हमने h लिखा था यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। सिर्फ हमने यहाँ पर एडिशनली दो चीजें मेंशन की थी। इफ वी आर मूविंग अपवर्ड दिस विल बी माइनस g, इफ वी आर मूविंग डाउनवर्ड दिस विल बी प्लस g। एक्सीलरेशन की वैल्यू सही है? पक्का? क्योंकि ऊपर जाते वक्त हमने कहा था अपवर्ड पॉजिटिव, नीचे आते वक्त हमने कहा था डाउनवर्ड पॉजिटिव। क्या सही है? हाँ सर सही है, ये हमने पढ़ा है। ओके, इसके बाद हमने वेक्टर्स पढ़ा और वेक्टर में हमें दो तीन चीजें पता है। अगर ये कोई मेरी वेलोसिटी है या मेरा कोई ये वेक्टर है v एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, तो क्या मैं इसे दो कंपोनेंट में ब्रेक करके लिख सकता हूँ क्या? यस सर। क्या आएंगे दो कंपोनेंट? क्या आएंगे दो कंपोनेंट? सर हमें पता है थीटा के एडजेसेंट वाला कंपोनेंट हमने जनरली लिखा था vx, और ये क्या आएगा? v cos थीटा। और थीटा के अपोजिट वाला कंपोनेंट हमने y डायरेक्शन में कहा था, ये लिखा था v sin थीटा। सही है? जहां पर इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है एंड इट इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल है थीटा। ठीक है? ओके सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सही है ना? ये हमने वेक्टर रिजोल्यूशन में पढ़ा है। साइमल्टेनियसली क्या हमें दोनों का रिजल्टेंट निकालना आता है क्या? यस। यस सर। ठीक है, ये अगर एक कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, Fx Fy, तो क्या हम रिजल्टेंट F लिख सकते हैं क्या? अब ये x और y है, मतलब इनके बीच ये परपेंडिकुलर है, पर अपन कंसीडर करेंगे कि चलो एक जनरल केस है जहां पर एंगल थीटा है। सो ये आ जाएगा
पी स्क्वेयर F1 स्क्वेयर लिखता हूं मैं, F1 F2 cos थीटा। अब ये अगर कोई पर्टिकुलर केस है कि जहां पर ये फोर्सेस एक्स एंड वाई डायरेक्शन में है, सो ये थीटा क्या बन जाएगा, 90। एक्स एंड वाई डायरेक्शन मतलब ये परपेंडिकुलर हो गए, cos 90 इज 0, तो ये बन जाएगा एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर, एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब ये सिर्फ फोर्स के केस में ट्रू रहेगा क्या? सर नहीं, ये फोर्स के केस में नहीं, ये तो किसी भी वेक्टर के केस में ट्रू रहेगा। ठीक है, ये किसी भी वेक्टर के केस में ट्रू रहेगा, सही है। और इसका रिजल्टेंट अगर कोई आ रहा है, जिसे मैं आर करके लिखता हूं, तो हम ये थीटा भी निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट ने एक्स के साथ किया हुआ एंगल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई बाय एफ एक्स। क्या इतना पार्ट हमने पढ़ा है क्या? tan इनवर्स, यहाँ पर ऐसा लिखोगे ना आप, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट क्या रहने वाला है यहाँ पर, एफ वाई। एफ वाई को मैं यहाँ लिख सकता हूँ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज एफ वाई अपॉन एफ एक्स। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई बाय एफ एक्स। क्या यहाँ तक सबके मन में क्लियरिटी है, कोई डाउट नहीं है? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो देखो, अब हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब पढ़ा था, तब हम सिर्फ एक डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। वेक्टर्स में हमने दो डायरेक्शन के बारे में बात की। अब कुछ चीजें हमें ऐसी पता है कि जब ऑब्जेक्ट की मोशन दो डायरेक्शन में होती है, मतलब उसको दोनों भी कंपोनेंट रहते हैं, वो एक्स डायरेक्शन में भी आगे बढ़ता है, वाई डायरेक्शन में भी आगे बढ़ता है। कहाँ पर होता है ऐसा? कोई एग्जांपल बता सकते हैं क्या मुझे, जहां पर पार्टिकल की मोशन एक्स एंड वाई डायरेक्शन दोनों में हो रही है? Takeoff of airplane. टेक ऑफ एरोप्लेन, ओके, एरोप्लेन का टेक ऑफ। ओके, और कोई? और कोई? एरोप्लेन का टेक ऑफ, अभी आप आईपीएल देख रहे हो, वो बैट्समैन 6 सीट करता है और इस प्रकार से वो वैगन व्हील जो दिखाते हैं उसमें इस प्रकार से दिखाता है कि बॉल की मोशन किस प्रकार से हुई। वो 6 जो मारा है उसकी उसकी पाथ दिखाते हैं, बॉल कैसे कैसे गया। ठीक है, या फिर वो जेवलियन थ्रो या डिस्क थ्रो, ये जो थ्रो वाली कॉम्पिटिशन्स होती है, यहाँ पर भी मोशन ऐसे ही होती है। कभी कभी आप लोग वो घूमने के लिए जाते हो और सामने कोई लेक अगर रहेगा तो उसके ऊपर आप पत्थर फेंकते हो और वो कितने बार बाउंस होकर आगे जाएगा। खेला है कभी किसी ने ऐसा? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। हाँ हाँ, तो जैसे ये अगर कोई लेक है, ये उसका सरफेस रहेगा, तो आप ये यहाँ से पत्थर फेंकते हो,
सो इवन यहाँ पे भी ये पत्थर आगे भी जा रहा है, ये पत्थर नीचे भी जा रहा है। हाँ सर, इसको तो दोनों डायरेक्शन में मोशन है। कैच कैच खेलना भी ऐसा ही है। बहुत बढ़िया, किसी ने तो एग्जांपल दिया। आप कैच कैच खेलते हो, इस बॉल को एक कोई प्लेयर ने फेंका, दूसरे के पास गया, दूसरे ने फेंका, वापस आया। अब यहाँ पर अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। हाई कैच खेलना, किसी ने यहां से फेंका, ये ऊपर जाकर ऐसा आया। लंबे डिस्टेंस की कैच खेलना, ऐसा हो सकता है। ठीक है। सो हमें ऐसा ध्यान में आ रहा है कि सर ये तो सब हमारे आजू बाजू की हमारे साथ होने वाली चीजें हैं कि जहां पर पार्टिकल की मोशन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन दोनों में भी है। अब इसे कैसे समझना? हमने तो अभी तक जो मोशन पढ़ी है वो तो सिर्फ एक डायरेक्शन में है। यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में मोशन आ गई, इसको कैसे समझेंगे? वन डायमेंशन की मोशन हमें आती है। अब यहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों भी है, यहाँ पर भी ये आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। एक्स एंड वाई दोनों भी है, तो इसे किस प्रकार से करेंगे? Dividing each component in the XY direction. बहुत बढ़िया। अभी हमने वेक्टर पढ़ा है और सर हमें एक मोशन के या एक वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालना आता है। सो अगर कोई पार्टिकल ऐसा जा रहा है तो हम उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी एंड वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर ये इसका एक्सीलरेशन होगा तो इस एक्सीलरेशन के कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। ये शायद से फोर्स है, तो फोर्स के दो कंपोनेंट अपन निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। हमें एक चीज को दो पार्ट में रिजॉल्व करना, एक वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, ये पता है, हमने ये पढ़ा है। और एक डायरेक्शन की पूरी चीजें तो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देखी है। सो ये एक डायरेक्शन की चीज, ये दूसरे डायरेक्शन की, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना भी हमें आता है। और एक डायरेक्शन का एनालिसिस हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। So, with the help of these two chapters, motion in straight line and vector, we can definitely solve, understand, explore two dimension की motion। क्या ध्यान में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। हमने वन डायमेंशन की मोशन देखी है, सिर्फ आगे जाने वाला या सिर्फ ऊपर जाने वाला, इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं। दोनों का एनालिसिस साथ में करना, ये हमने वेक्टर में पढ़ा है, दो कंपोनेंट। सो अगर इतना पार्ट हमें ध्यान में रहेगा तो हम आराम से, जिसे मोशन इन प्लेन कहा जाता है, इसको समझ सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। मोशन इन प्लेन मतलब क्या है आपको पता है? एक प्लेन मतलब बेसिकली एक रीजन रहेगा, एक एरिया है जिसका एक्स डायरेक्शन में कुछ डायमेंशन है, वाई डायरेक्शन में कुछ डायमेंशन है। अब इस प्लेन में होने वाली मोशन, इसका हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसका हम एनालिसिस करेंगे, ये हमें आता है। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, इसका साथ में एनालिसिस हम मोशन इन प्लेन में कर सकते हैं।
ध्यान में आ रहा है क्या हमें क्या करना है? क्या ध्यान में आ रहा है हमें क्या करना है? Yes, sir. हमें एक्स डायरेक्शन की मोशन Yes, sir. पड़ी है, वन डायमेंशन का एनालिसिस हमें आता है, ऐसे ही ये वाई डायरेक्शन का भी आ जाएगा। और इन दोनों को साथ में देखना, ये हमने वेक्टर्स में किया है, मोशन इन प्लेन में हम ये साथ में करेंगे, ठीक है। और मोशन इन प्लेन में हम पहला पार्ट, इसे लोग 2D मोशन भी कहते हैं, और यहाँ पर हम पहला पार्ट देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। पहला पार्ट देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन? तो अभी हमने किसी ने तो बढ़िया एग्जांपल दिया था कैच कैच खेलने का। सर अगर हम कैच कैच खेलते हैं तो ये बॉल इस प्रकार से ऊपर भी जाता है और आगे भी जाता है, और फिर वापस सामने जो खड़ा है उसके पास पहुंच जाएगा। सो इस प्रकार की ये बॉल की मोशन, इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो हाँ कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं इसकी, जिसको हम बार बार यूज करने वाले हैं। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट जिसे हमने फेंका है, इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब इसे शुरुआत में फेंकेंगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ तो इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। इसे हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। देन ये प्रोजेक्टाइल जहां से निकला वहां से फिर से जमीन पर जहां पर आता है, इस डिस्टेंस को कहा जाएगा रेंज। जनरली ये हॉरिजॉन्टल रहेगी। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग एट द सेम लेवल। सेम लेवल पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, इट इज कॉल्ड एज रेंज, ठीक है। कभी कभी आप इसे हॉरिजॉन्टल रेंज इस नाम से भी देखोगे। देन ड्यूरिंग इसका ट्रैवल, ड्यूरिंग जर्नी, इसने हॉरिजॉन्टल से जिस लेवल से इसे फेंका गया है वहां से कितनी ज्यादा हाइट, म्यूट रखो खुद को, कितनी ज्यादा हाइट अचीव की, इज कॉल्ड एज एच मैक्स। इज कॉल्ड एज एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। ठीक है। देन ये जो पाथ है, मतलब जैसे अगर ये प्लेन है और प्लेन जाएगा तो प्लेन अपने पीछे धुआं छोड़ते हुए जाएगा, ठीक है। सो वैसा ही ये प्रोजेक्टाइल जाएगा तो ये प्रोजेक्टाइल का जो पाथ रहेगा दैट इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। excuse me, is called as trajectory, is nothing but path of projectile। देखो क्या क्या दिखा,
जो ऑब्जेक्ट है जिसकी इस प्रकार से मोशन होने वाली है दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। यू क्या रहेगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इस इनिशियल वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाया हुआ रहेगा इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जिस एंगल से फेंका है इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल लेवल पर जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इट इज कॉल्ड एज रेंज। कभी कभी इसे हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहते हैं। फिर जिस लेवल से फेंका है उसके कंपेरेटिवली ये प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, उसके फ्लाइट में, उसके जर्नी में मैक्सिमम हाइट जो अचीव करेगा दैट इज कॉल्ड एज एच मैक्स। प्रोजेक्टाइल ने जो पाथ फॉलो किया है इट इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। इट इज नथिंग बट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इसके साथ और एक कंसेप्ट जुड़ा है, इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। What is this time of flight? So it is time duration for which projectile is in air or ठीक है, time duration for which projectile is in air is called as time of flight। ठीक है, इतनी चीजें ये प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी, एक बार देखो, मैं कुछ चीजों को हाईलाइट करता हूं। पार्ट 1, जिस वेलोसिटी के साथ इसे फेंका जाएगा इट विल बी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली फेंकते वक्त हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया जाएगा इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस लेवल से फेंका है उस लेवल तक वापस आते वक्त इसने हॉरिजॉन्टली जितना डिस्टेंस कवर किया होगा इट इज कॉल्ड एज रेंज या समटाइम्स कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। फिर जो हमारे प्रोजेक्टाइल का पाथ है इट इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स जर्नी प्रोजेक्टाइल ने जो मैक्सिमम हाइट अचीव की होगी इट इज कॉल्ड एज एच मैक्स। एंड देन देयर इज अनदर कंसेप्ट इन्वॉल्व, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो जितने समय प्रोजेक्टाइल हवा में है इट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, द ड्यूरेशन फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन एयर और प्रोजेक्टाइल इज ट्रेवलिंग। क्या रहेगी क्या इतनी चीजें ध्यान में? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बड़ा सिंपल है। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड एच मैक्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर रेंज, जो पाथ है इट इज ट्रैजेक्टरी, जितने समय हवा में है इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना मतलब क्या, तो इसमें से कोई 2-3 चीजें हमें पता रहेगी। वो पता रहते समय
बाकी की चीजों को निकालना। ठीक है, अब देखो डेफिनेटली हमें मोशन पढ़नी है, तो इसे जैसे इसके पहले कहा ये तो 2 डायमेंशन में हो रही है, ये तो किसी प्लेन में हो रही है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे अपन? तो यहाँ पर हम पढ़ते वक्त वेक्टर्स का यूज करेंगे, इस मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। सर फिर से बताओ क्या कहा आपने? मैंने कहा कि देखो भैया, इस मोशन को अगर पढ़ना है तो हम इस मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ये कोई प्रोजेक्टाइल है एंड ये अगर इसका पाथ होगा, ठीक है, हाँ, ये अगर इसका पाथ होगा तो इसकी मोशन हम 2 डायरेक्शन में हो रही है या 2 डायरेक्शन के मोशन का कॉम्बिनेशन है, ऐसा समझेंगे। सर कौन सी 2 डायरेक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूं इसकी मोशन अलोंग x डायरेक्शन हो रही है एंड साइमल्टेनियसली इसकी मोशन अलोंग y डायरेक्शन भी हो रही है। ठीक है, पर सर आपने ही कहा था अगर मोशन पढ़नी है तो सबसे जरूरी क्या है? हमें सबसे जरूरी है शुरुआत में कोई रेफरेंस सिस्टम पकड़नी। सो हम कहते हैं जहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका है, इस बॉल को फेंका है, उसे ही ओरिजिन मान लो। ओ, और इसके रिलेटिवली बाकी सब चीजें स्टडी करो। ठीक है, ओके सर, ये तो बहुत बढ़िया है। क्या हम इसे पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है एक कोई ये बॉल है, इस बॉल को इनिशियल वेलोसिटी u, इस वेलोसिटी के साथ थीटा इस एंगल से, वेयर थीटा इज एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, इस एंगल से प्रोजेक्ट किया है। कहां से प्रोजेक्ट किया है? तो इसे ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, तो क्या मैं इसका x डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, आप लिख सकते हो। ये रहेगा ux cos थीटा। क्या मैं ऐसा ही y डायरेक्शन का कंपोनेंट लिख सकता हूँ क्या? यस सर। ये आ जाएगा uy इक्वल टू u साइन थीटा। ध्यान में रखो, हाँ, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। पक्के से ध्यान में रखना। ठीक है, ux इक्वल टू u cos थीटा, uy इक्वल टू u साइन थीटा। सही है। अब देखो, अब आप कहोगे सर अब इसे कैसे पढ़ना? तो अब आगे का पार्ट बड़ा आसान है और सिंपल है। जब एक आधा ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है और नीचे आता है, मतलब बेसिकली y डायरेक्शन में है, आपको यहाँ का एक्सीलरेशन पता है क्या? सर हाँ, नीचे अर्थ है और अर्थ इस ऑब्जेक्ट को खींचने वाली है, तो यहाँ का एक्सीलरेशन विल बी g एंड दैट टू इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही है। हाँ सर, क्या ये g की वैल्यू चेंज होती है क्या? g की वैल्यू तो कांस्टेंट है।
अगर हम अर्थ से बहुत दूर नहीं जा रहे हैं तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो मतलब ये तो बन गई हमारी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। हाँ सर, ये तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। और ठीक है, और हम कहते हैं कि देखो हम एक्स डायरेक्शन में कोई यहाँ पर फोर्स लग रहा है क्या, तो रियल लाइफ में यहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, ऐसे फोर्सेस रहेंगे, हम इस एनालिसिस में उनको इग्नोर करते हैं। एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ये एयर रेजिस्टेंस वगैरह जैसे चीजों को हम इग्नोर करते हैं। ओके, फोर्स को इग्नोर कर दिया, मतलब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया, 0। अब फोर्स 0, बट फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इस प्रोजेक्टाइल का मास तो 0 नहीं हो सकता है, मतलब एक्सीलरेशन 0 रहेगा, मतलब इस प्रोजेक्टाइल को एक्सीलरेशन नहीं रहेगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का एक्सीलरेशन 0 रहेगा। एक्सीलरेशन 0 मतलब क्या, एक्सीलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। लगे तो मैं यहाँ पर fx कहता हूँ, दिस इज ax। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन यूनिफॉर्म मोशन रहेगी। बस इस प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब इस प्रकार से यूनिफॉर्म मोशन इन एक्स डायरेक्शन या इन वन डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इन अनदर डायरेक्शन, ये दो मोशन को साथ में स्टडी करना है, ये दो मोशन को साथ में स्टडी करना है। अब इन दोनों को भी आपने पढ़ा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन भी आपको आती है, यूनिफॉर्म मोशन भी आपको आती है, और दोनों को साथ में स्टडी करना मतलब रिजल्टेंट एंड रिजोल्यूशन की प्रोसेस वेक्टर के थ्रू, वो भी आपको आती है। सो एक्चुअली आपको ये सभी चीजें आती है। ठीक है, हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी नथिंग बट simultaneous analysis of uniform motion along x direction and uniformly accelerated motion in y direction। अगर कुछ अलग रहेगा तो वो स्पेसिफिकली मेंशन किया रहेगा, अदरवाइज इन ऑल द केसेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म मोशन इन x डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इन y डायरेक्शन, और उसमें भी y डायरेक्शन की यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का एक्सीलरेशन is acceleration due to gravity which is always directed towards earth। क्या सही है? बहुत बढ़िया सर, ये सही है, हमें ध्यान में आ रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने कहा कि मोशन को अगर स्टडी करना है तो आपको रेफरेंस पॉइंट लगेगा, और हमने रेफरेंस पॉइंट कहा है ये प्रोजेक्टाइल को जहां से फेंका है उसको ही पकड़ दो। सो ये पॉइंट हो गया 0,0। अब सही में आप मुझे आफ्टर टाइम t इसकी पोजीशन बता सकते हो क्या? आफ्टर टाइम t आप इस प्रोजेक्टाइल की पोजीशन बता सकते हो क्या? एक्सक्यूज मी, कोई बता सकता है आफ्टर टाइम t इसकी पोजीशन? देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है, तो हमें ये बताते आना चाहिए। SY, SX। ओके, कैसे निकालेंगे? SY is equals to UY into T plus half GT square
Sx is equals to ut uxt. क्या ध्यान में आया क्या? देखो आफ्टर टाइम t, ये आगे जाएगा इस डायरेक्शन में t समय में, कितना आगे जाएगा? ये यूनिफॉर्म मोशन है। सो इसकी जो पोजीशन रहेगी, अगर मैंने 0 से शुरू किया है तो ये शायद से x डिस्टेंस आगे गया होगा, सही है? ये शायद से x डिस्टेंस आगे गया होगा। कितना आगे, कैसे निकालेंगे ये x डिस्टेंस? सो ये रहेगा वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज ux इनटू t, दैट इज u cos थीटा इनटू t। सही है? क्या मैं ऐसा ही इसकी y पोजीशन निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर, ये y डायरेक्शन में ऊपर गया होगा। कितना ऊपर गया होगा? सर देखो, ये तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है ना, सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हम इसे लिख सकते हैं। इसके जगह ये डिस्टेंस कितना है y, इसलिए मैंने y लिखा। इनिशियल वेलोसिटी uy इंटू टी। अब एक्सीलरेशन विल बी ऑलवेज डाउनवर्ड, इसलिए मैं ये माइनस लिखूंगा, हाफ माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्या मैं uy की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, ये मेरा x एक्सिस है, राइट साइड पॉजिटिव, ये मेरा y एक्सिस है, अपवर्ड पॉजिटिव। एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, इसलिए ये माइनस gt स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ। बाय द वे हमने क्या निकाला? हमने कहा कि t समय के बाद ये पार्टिकल, ये बॉल इस पोजीशन पर रहेगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे y x कॉमा y। ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है y डायरेक्शन का y। अब देखो मैं इस इक्वेशन 1 से t को x अपॉन u cos थीटा लिख सकता हूँ, t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, एंड ये वैल्यू मैं इस 2 में पुट कर सकता हूँ। देयरफॉर y इक्वल टू u sin थीटा, t के जगह x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये रिलेशन बन जाएगा y, u और u कैंसल, sin थीटा अपॉन cos थीटा, दिस इज tan थीटा इंटू x माइनस हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? क्या हुआ? क्या y की वैल्यू चेंज होती है? हाँ सर, y ड्यूरिंग मोशन y इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी ना। ओके, क्या थीटा की वैल्यू चेंज होगी? थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। No. एक बार फेंकने के बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज होगा क्या? इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? No. नहीं सर, मतलब tan थीटा चेंज होगा क्या? नहीं। g की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं। हाफ की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं। u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन,
ये भी चेंज होने वाली नहीं है, उसका स्क्वायर भी नहीं चेंज होगा, कॉस स्क्वायर थीटा भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज थीटा इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो इसका मतलब यहाँ y की वैल्यू इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन x, क्योंकि या मैं ऐसा कहूंगा x की वैल्यू चेंज होने के कारण y की वैल्यू चेंज हुई है। सो दैट इज फॉर एवरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ x देयर विल बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। सो आपको ऐसे सभी x के लिए, यहाँ के सभी x के लिए कुछ ना कुछ y की वैल्यू मिल जाएगी, कुछ ना कुछ y की वैल्यू मिल जाएगी, एंड देन यू कैन प्लॉट ऑल these पॉइंट्स ऑन ग्राफ, एंड फाइनली इन सभी पॉइंट को जोड़ते हो तो आपको मिल जाएगा कि इस प्रोजेक्टाइल ने कौन सा पाथ फॉलो किया है। हमने प्रोजेक्टाइल के पाथ को कुछ नाम दिया था, ट्रैजेक्टरी। So this is equation of trajectory of projectile. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ऐसा हो गया, अगर मुझे प्रोजेक्टाइल की रिलेटेड इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर ये चीजें पता है तो मैं एवरी एक्स के लिए y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और जो मैथमेटिक्स वाले लोग हैं उनको तुरंत ध्यान में आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, वैसे ये पैराबोला का इक्वेशन है। दैट इज path of projectile will have parabolic shape। ठीक है, जैसे हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, सर्कल होता है, वैसे ही ये पैराबोला है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक प्रोजेक्टाइल जहां पर, जिसे हमने अर्थ के ऊपर फेंका है, अर्थ के ऊपर लॉन्च किया है, जिसकी हॉरिजॉन्टल मोशन विल बी यूनिफॉर्म मोशन, जिसकी y डायरेक्शन की मोशन विल बी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका पाथ पैराबोलिक रहेगा। एंड ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन हमें प्रोजेक्टाइल के हर x के लिए y की वैल्यू या फॉर एवरी y x की वैल्यू देने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज इक्वेशन ऑफ ए कर्व, जहां पर x के लिए y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो और ग्राफ पर इस कर्व को प्लॉट कर सकते हो। ये इक्वेशन पैराबोला का है, इसलिए हम कहेंगे द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, विद दिस आज हम रुकते हैं।